बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। कुछ दोस्तों के कमेंट्स आते हैं, पढ़ के अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ आ रही है। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो अब तक पेपर रूल्स हमने पढ़े हैं वो इतने मुश्किल नहीं थे, और जो अब तक अगर आपने पढ़े हैं और समझा है उसको, तो ये लेक्चर भी इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए। ये सबसे टिपिकल टाइप थोड़ा सा हिस्सा है जिसमें मुख्तलिफ मैं आपको टाइम टू टाइम बताता भी जाऊँगा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें हैं, और कोशिश करूँगा कि आपको ये भी आसानी से समझ आ जाए। लेकिन आपने थोड़ा सा कंसंट्रेट होके मेरे साथ चलना है। 35 सेक्शन हमने पढ़ लिए थे, आज हम 36 सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। कि एक तो 35 तक हमने जो पढ़ा था कि इनकी ओपनिंग कैसे होगी, टाइम एंड वेन्यू क्या हो गया, उसमें अगर अमेंडमेंट होती है या रेवोकेशन होती है तो प्रोक्योरिंग एजेंसी के पास क्या क्या राइट्स हैं। प्रोसीजर्स ऑफ ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग, प्रिंसिपल मेथड ऑफ परचेजिंग क्या है ये आपने याद किया होगा। प्रिंसिपल मेथड ऑफ परचेजिंग जो है प्रोक्योरमेंट का जो प्रिंसिपल मेथड है वो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग है। और ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में क्या क्या प्रोसीजर आते हैं वही आज हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दीज रूल्स द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी प्रीनिजेबल फॉर ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग। यानी कि जो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग है उसमें क्या क्या तरीक़ेकार होगा, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, वो हम नीचे डिटेल से पढ़ेंगे। और ये सारी की सारी जो जो हम तरीक़ेकार पढ़ेंगे ये ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में ही आएंगे। ए पे है सिंगल स्टेज। अब सिंगल स्टेज का क्या मतलब होता है, आपने ये माइंड में रखना है कि एक ही स्टेज है उसकी, एक ही टाइम में ये सारे कुछ आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। वन एनवेलप प्रोसीजर, सिंगल स्टेज वन एनवेलप प्रोसीजर। अब सिंगल स्टेज में 2 एनवेलप भी आएगा, लेकिन यहाँ पे है सिंगल स्टेज 1 एनवेलप। यानी कि आपके पास जो सप्लायर ने बिड भेजी है वो एक लिफाफे में बंद है। ईच बिड शैल कंप्राइज 1 सिंगल एनवेलप containing separately financial proposal and technical proposal if any. All bids received shall be opened and evaluated in the manner prescribed in the bidding document. यानी कि सिंगल स्टेज है और 1 एनवेलप है, और उसी एनवेलप में फिनेंशियल कोड भी होगी और टेक्निकल कोड भी होगी। आगे डिटेल में हम जाके सारा कुछ इसको पढ़ेंगे कि टेक्निकल प्रपोजल क्या होता है, फिनेंशियल प्रपोजल क्या होता है और किसकी क्या नोयत होती है। यहाँ पे आप ये देख लें कि फिनेंशियल प्रपोजल हम तब कंसीडर करते हैं जब टेक्निकली एक बिडर जो है वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो। अगर आप टेक्निकल बिड पे पढ़ते हैं, देखते हैं उसकी टेक्निकली वो ड्रॉप हो जाता है तो फिर आप उसको नेक्स्ट फिनेंशियल प्रपोजल की तरफ नहीं लेके जाएंगे। सिंगल स्टेज दोबारा से पढ़ रहा हूँ, ए वाला ही। सिंगल स्टेज 1 एनवेलप प्रोसीजर, ईच बिड शैल कंप्राइज 1 सिंगल एनवेलप कंटेनिंग सेपरेटली फिनेंशियल प्रपोजल एंड टेक्निकल प्रपोजल। उस पर लिखा होगा दोनों जो एनवेलप है ना अलग अलग से एक एक। सिंगल स्टेज में जो आपके पास आया है एक पे लिखा होगा टेक्निकल प्रपोजल, दूसरे पे लिखा होगा फिनेंशियल प्रपोजल। मतलब एक में दोनों बंद नहीं होंगे, अलग अलग से दोनों होंगे। ऑल बिड्स रिसीव्ड शैल बी ओपन एंड इवेल्युएटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन दी बिडिंग डॉक्यूमेंट। बिडिंग डॉक्यूमेंट में जो आपने तरीक़ेकार इवेल्युएशन का दिया था उस तरीक़ेकार के मुताबिक इनको ओपन किया जाएगा और इवेल्युएट किया जाएगा। बी में कहता है सिंगल स्टेज 2 एनवेलप प्रोसीजर्स। पहले हमने पढ़ा सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप और सिंगल स्टेज 2 एनवेलप प्रोसीजर। द बिड शैल कंप्राइज ए सिंगल पैकेज containing 2 separate
envelopes. Each envelope shall contain separately the financial proposal and technical proposal. ठीक है जी। बात को दोबारा ज़रा समझने की कोशिश करें। द बिड शैल कंप्राइज ए सिंगल पैकेज, यानी कि एक सिंगल पैकेज होगा और उसमें क्या होगा, 2 एनवेलप्स होंगे, ठीक है, कंटेनिंग 2 सेपरेट एनवेलप्स, जिसमें 2 सेपरेट, एक यानी कि आपके पास एनवेलप आया उसके अंदर 2 फर्दर हैं। ईच एनवेलप शैल कंटेन सेपरेटली, यानी कि ये भी जो आपके पास एनवेलप आएगा उसमें क्या लिखा होगा, एक सेपरेट होगा फिनेंशियल का, एक टेक्निकल का। नंबर 2 है द एनवेलप्स शैल बी मार्क्ड एज फिनेंशियल प्रपोजल एंड टेक्निकल प्रपोजल। और इस पे ये क्वेश्चन आता है कि सिंगल स्टेज 2 एनवेलप प्रोसीजर में जो है टेक्निकल और फिनेंशियल प्रपोजल जो लिखा होगा वो कैसे लिखा होगा, कैपिटल में लिखा होगा, लेटर्स में लिखा होगा, रनिंग में लिखा होगा, कैसे होगा। तो आपने ये याद रखना है कि ये कैपिटल में है। उसी का है सिंगल स्टेज 2 एनवेलप का आगे कंटिन्यूएशन है। द एनवेलप्स शैल, सेकेंड नंबर को पढ़ रहा हूँ, द एनवेलप्स शैल बी मार्क्ड एज financial proposal and technical proposal in bold and legible letters to avoid confusion। ठीक है जी, बोल्ड और legible letters में लिखा होगा। नंबर 3, इनिशियली ओनली द एनवेलप मार्क्ड टेक्निकल प्रपोजल शैल बी ओपन। जो पिछला हमने पढ़ा था यहाँ पे, अब यहाँ पे ही डिफरेंस कर रहे हैं कि सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप में जो था उसके अंदर एक सिंगल एनवेलप आया है आपके पास, और जो है एक सिंगल एनवेलप आया उसमें 2 आगे बिड्स हैं, एक पे फिनेंशियल प्रपोजल दिया हुआ है, एक पे टेक्निकल, लेकिन वो अलग से एनवेलप में नहीं होंगे, उन पे वैसे मार्क हुआ होगा कि ये टेक्निकल है, ये फिनेंशियल है। जबकि जो सिंगल स्टेज 2 एनवेलप्स हैं ये दोनों बंद होंगे और उन पे क्लियर लिखा होगा कि फिनेंशियल प्रपोजल और टेक्निकल प्रपोजल। द नंबर 4 है द एनवेलप marked as financial proposal shall be retained in the custody of the procuring agency without being opened। यानी कि पहले टेक्निकल प्रपोजल ओपन किया जाएगा, बाद में फिनेंशियल प्रपोजल को ओपन किया जाएगा, और टेक्निकल जब ओपन होगा तब आपने फिनेंशियल प्रपोजल को ओपन नहीं करना और प्रोक्योरिंग एजेंसी अपने पास रखेगी। उसी की कंटिन्यूएशन है सिंगल स्टेज 2 एनवेलप्स का। 5वां सबसेक्शन है the procuring agency shall evaluate the technical proposal in the manner prescribed in advance without reference to the price and reject any proposal which does not conform to the specified requirements। जो आपने टेक्निकली रिक्वायरमेंट मांगी हुई थी, जो आपको चाहिए थी, जब आपने टेक्निकल प्रपोजल को ओपन किया तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को ही कंसीडर करें कि टेक्निकली आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है या नहीं करता। आपने उसकी प्राइस की तरफ बिल्कुल अभी तक नहीं जाना, सिर्फ जो टेक्निकल वाला हिस्सा है वो आपने एनवेलप्स को ओपन करना है, और जो टेक्निकली क्वालिफाई होंगे उनके फिनेंशियल प्रपोजल को बाद में ओपन करेंगे। नंबर 6 है ड्यूरिंग द टेक्निकल इवैल्यूएशन नो अमेंडमेंट्स इन द टेक्निकल प्रपोजल शैल बी परमिटेड। यानी कि जब टेक्निकल प्रपोजल आपने ओपन कर ली है तो उसके बाद टेक्निकल प्रपोजल की इवैल्यूएशन जब हो रही है तो आपको परमिशन नहीं है कि उसमें कोई चेंज करें। नंबर 7 कहता है द फाइनेंशियल प्रपोजल ऑफ बिड शैल बी ओपन पब्लिकली एट अ टाइम। यानी कि जो फिनेंशियल प्रपोजल होंगे वो ओपन पब्लिकली आप करेंगे एट टाइम डेट एंड वेन्यू अनाउंस्ड एंड कम्युनिकेटेड टू द बिडर इन एडवांस। जो आपने बिडर को इन एडवांस टाइम बताया होगा, डेट बताई होगी, वो आपने फिनेंशियल प्रपोजल को ओपनली खोलना है, और किसके खोलना है, जो टेक्निकली क्वालिफाई कर गए हैं। उसी की कंटिन्यूएशन चल रही है। नंबर 8 है आफ्टर द इवैल्यूएशन एंड अप्रूवल ऑफ द टेक्निकल प्रपोजल the procuring agency shall at the time within the bid validity period publicly open the financial proposal of the technically accepted bids only। The financial proposal of the bid found technically non-responsive shall be returned unopened to the respective bidder। बात क्लियर होगी कि जो टेक्निकली क्वालिफाई करेंगे आपने फिनेंशियल प्रपोजल उन्हीं के सिर्फ ओपन करने हैं, और वो भी जो टाइम स्पेसिफाइड आपने एडवांस में बिडर को बताया हुआ है उस टाइम और वेन्यू पे। जो टेक्निकली क्वालिफाई नहीं करेंगे उनको बगैर आपने एनवेलप्स को ओपन किए जो फिनेंशियल प्रपोजल था उनको सेम को रिटर्न कर देना है। अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि आपने फिनेंशियल प्रपोजल आप जो रिजेक्टेड होते हैं बिडर, उनकी जो फिनेंशियल प्रपोजल अपने पास रखनी है, उनको जला देना है, डिस्पोज ऑफ कर देना है, या कि वापस करनी है बिडर्स को। तो बिडर को वापस करना सही जवाब आपको होगा। 9वें नंबर पे द बिड फाउंड टू बी दी लोएस्ट इवेल्युएटेड बिड शैल बी एक्सेप्टेड।
यानी कि जो टेक्निकली क्वालिफाई हुए, एक हुआ, दो हुए, एक दो तो नहीं, हमें कम से कम तीन एक्सेप्टेबल होने चाहिए जब आप पब्लिकली उसको ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग में जाते हैं। तो जितने भी लोग, जितने भी बिडर्स टेक्निकली क्वालिफाई हुए और जिनकी फाइनेंशियल प्रपोजल आपने ओपन किए, उनमें सबसे जो लोएस्ट होगा उसको आप एक्सेप्ट करेंगे। ए हमने पढ़ा सिंगल स्टेज वन एनवेलप, सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप। दूसरा हमने पढ़ा सिंगल स्टेज टू एनवेलप, यानी कि सिंगल स्टेज जब एक आपके पास एनवेलप आया था उसमें दो आपके पास प्रपोजल थे, एक टेक्निकल था, एक फिनेंशियल था, लेकिन वो एनवेलप में नहीं था। दूसरी जो थी सिंगल स्टेज टू एनवेलप, एक आपके पास आई और उसमें आपने दो आगे फर्दर थे, एक टेक्निकल प्रपोजल था, एक फिनेंशियल प्रपोजल था, और दोनों बंद लिफाफों में अलग अलग से होंगे। अब हमने तीसरा पढ़ा टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर। टू स्टेज पहले सिंगल स्टेज वन एनवेलप था, अब सिंगल स्टेज वन एनवेलप, सिंगल स्टेज टू एनवेलप। अब क्या है, टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर। अब इसमें एनवेलप का कोई जिक्र नहीं है, टू स्टेज में एनवेलप का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ है टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर। इसकी स्टेज वन क्या है, द बिडर्स शैल फर्स्ट सबमिट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस द टेक्निकल प्रपोजल विद आउट प्राइस। यानी कि जो पहली स्टेज होगी उसमें क्या है, सिर्फ वो टेक्निकली बताएंगे कि हम ये काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने कोई एक बहुत बड़ा पुल सा बनाना है या मेट्रो स्टेशन बनाना है, तो जो टेक्निकली आप बिडर्स को कहते हैं कि अपनी बिड्स भेजें, तो पहली स्टेज आप बताते हैं कि ये स्टेज है और अपने टेक्निकल प्रपोजल भेजें। तो टेक्निकल प्रपोजल वो भेजेंगे जो टेक्निकल सिर्फ उसमें स्पेसिफिकेशन डिटेल्स वगैरह अपनी दी होंगी। नंबर टू, द टेक्निकल प्रपोजल शैल बी इवेलुएटेड in accordance with the specified evaluation criteria and may be discussed with the bidders regarding any deficiencies and unsatisfactory technical feature। अगर कोई अनसेटिस्फैक्ट्री टेक्निकल फीचर वगैरह है वो भी आप उनके साथ डिस्कस करके उनको कहेंगे कि अपनी टेक्निकल प्रपोजल दें पहली स्टेज पे। नंबर थ्री में कहता है आफ्टर सच डिस्कशन ऑल द बिडर्स शैल बी परमिटेड टू रिवाइज देयर रिस्पेक्टिव टेक्निकल प्रपोजल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोक्योरिंग एजेंसी। यानी कि जब एक दफ़ा आपको कुछ चीज़ें सेटिस्फाई नहीं है तो आप एक दफ़ा जो बिडर के साथ डिस्कस करके तो फिर बिडर को डायरेक्ट करेंगे कि आप अपना रिस्पेक्टिव जो है विद अमेंडमेंट्स टेक्निकल प्रपोजल बनाएं और प्रोक्योरिंग एजेंसी को दें। ये तो थी पहली स्टेज की टेक्निकल की। टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर का आगे वही चलता जा रहा है। नंबर फोर है जो पहली स्टेज का टेक्निकल का जो क्राइटेरिया उसी पे चल रहा है। द प्रोक्योरिंग एजेंसी में रिवाइज, डिलीट, मॉडिफाई और ऐड एनी एस्पेक्ट ऑफ द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। अब ये आपको बात याद रखने वाली है कि कौन किसके पास अथॉरिटी होती है कि वो चेंज करे, मॉडिफाई करे, डिलीट करे। तो ये प्रोक्योरिंग एजेंसी के पास होती है कि क्राइटेरिया जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसमें कोई चेंज वगैरह कर ले। जहाँ पे ख़त्म की तो उसे आगे चल रहा हूँ। और इट मे ऐड न्यू रिक्वायरमेंट्स और क्राइटेरिया नॉट इनकन्सिस्टेंट विद दीज रूल्स। यानी कि वो कोई और नई कंडीशन भी लागू कर सकता है जो कि इन पेपरा रूल्स के खिलाफ ना हो। Provided that such revision, deletion, modification or addition are communicated to all the bidders equally at the time of invitation to submit final bids। यानी कि फाइनल बिड्स देने से मांगने से पहले आपने सब के सब जितने टेक्निकली जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था सबको बताएंगे कि ये हम नई कंडीशंस लगा रहे हैं या कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं या कोई और चीज़ चाह रहे हैं, सबको आपने कम्युनिकेट करना है विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। And that sufficient time is allowed to the bidders to prepare their revised bids। और आपने जब उनको इनविटेशन देनी है और बताना है कि हमने ये चेंजिंग की है, तो आपने उनको काफ़ी सारा टाइम देना है ताकि वो अपनी रिवाइज्ड बिड्स बना के भेज सकें। Provided further that such allowance of time shall not be less than 15 days in the case of national competitive bidding and 30 days in the case of international competitive bidding। यानी कि जब आप सप्लायर्स को, बिडर्स को बताएंगे कि ये हमने अमेंडमेंट की है, अपनी रिवाइज्ड बिड्स आप बनाएं और हमें सबमिट करें, तो इसके लिए अगर नेशनली कंपटीशन हो रहा है तो फिर सिर्फ यानी कि मुल्की जो सप्लायर कंट्रैक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 15 दिन कम अज़ कम, और अगर इंटरनेशनल कंपटीशन है तो फिर आप कम अज़ कम 1 महीना देंगे। नंबर 5 है those bidders not willing to confirm their respective bids to the procuring agency's technical requirements may be allowed to withdraw from the bidding without forfeiture of their bid security। बिड सिक्योरिटी आपको पता है कि जो शुरू में होती है वो 5% होती है और परफॉर्मेंस
की जो सिक्योरिटी होती है वो 10% होती है। तो जब टेक्निकली प्रोक्योरिंग एजेंसी बताती है कि हमने ये नई कंडीशन डाली हैं, और जब वो इनवाइट करती है दोबारा उन्हीं टेक्निकली क्वालिफाइड या टेक्निकली जिनको आपने पहले जिन्होंने रिस्पांस दिया था, आप उनको बताते हैं कि ये हमने रिक्वायरमेंट पहले ऐड नहीं की थी, अब हमने ऐड कर दी है, आप अगर विलिंग हैं तो भेजें। तो अगर कोई कंट्रैक्टर बिडर उन चीज़ों से एग्री नहीं करता तो उस पे कोई पाबंदी नहीं कि वो लाजमी तौर पे रिवाइज्ड बिड दे, वो विदड्रा कर सकता है और मादरत कर सकता है कि जो आपने कंडीशन रखी हैं वो हम पूरी नहीं कर सकते। और इस तरह के हालात में आप उसकी जो है बिड सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर नहीं करेंगे, उस पर काबिज नहीं होंगे, उसको वापस करेंगे। आगे आता जी 5, और ये आगे आ जाती है सेकंड स्टेज, और छठे नंबर पे आ जाता है द बिडर्स हुज टेक्निकल प्रपोजल और bids have not been rejected and who are willing to confirm their bids to the revised technical requirements of the procuring agency shall be invited to submit revised technical proposal along with the financial proposal। यानी कि जो लोग जो जिनकी कोर्स वगैरह जो बिड्स रिजेक्ट नहीं हुई टेक्निकली और उन्होंने रिवाइज बिड देना चाहते हैं, आपने इनवाइट करने के बाद वो टेक्निकली प्रपोजल देते हैं, तो फिर उनसे आप फिनेंशियल प्रपोजल भी साथ लेंगे कि टेक्निकल के साथ साथ अपना फिनेंशियल प्रपोजल भी दें रिवाइज के साथ। पहले उन्हें टेक्निकल दिया, डिस्कशन हुई, फिर उन्होंने रिवाइज टेक्निकल, आपने कहा कि टेक्निकली रिवाइज अपने बिड्स बनाएं, जब उन्होंने बनाई तो आपने उनको क्या कहा कि साथ अपने फिनेंशियल प्रपोजल भी दें। ये याद रखें कि आपने पहली स्टेज पे उनको सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि टेक्निकली अपनी रिक्वायरमेंट बताएं कि ये आपने स्पेसिफिकेशन वगैरह की ये चीज़ें ये काम कर सकते हैं, तो उस वक्त आपने फिनेंशियल प्रपोजल नहीं लिया। जब आपने डिस्कशन की उनको कहा रिवाइज्ड टेक्निकल प्रपोजल बनाएं, तो आपने साथ में कहा कि फिनेंशियल प्रपोजल भी सबमिट करवाएं। नंबर 7 कहता है द रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल एंड द फाइनेंशियल प्रपोजल शैल बी ओपन एट अ टाइम डेट एंड वेन्यू अनाउंस्ड एंड कम्युनिकेटेड टू द बिडर इन एडवांस। जो आपने टाइम बताया होगा, वेन्यू बताया होगा, टेक्निकल प्रपोजल भी आपने ओपन करने और फिनेंशियल प्रपोजल भी आपने ओपन करने हैं सेकेंड स्टेज में। सेकेंड स्टेज में 8वें नंबर पे कहता है दी रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल शैल बी इवैल्यूएटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अबव। यानी जो आपने प्रोसीजर बताया होगा उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपने उनकी इवैल्यूएशन करनी है। द बिड फाउंड टू बी दी लोएस्ट इवैल्यूएटेड बिड शैल बी एक्सेप्टेड। जो टेक्निकली क्वालिफाई हुए और फिनेंशियल प्रपोजल भी उन्होंने साथ दिए, तो जो फिनेंशियल प्रपोजल आप जब इवैल्यूएट करेंगे तो जो सबसे लोएस्ट होगा उसको आप ऑर्डर देंगे। प्रोवाइडेड दैट इन सेटिंग द डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल एंड फाइनेंशियल प्रपोजल ए प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल अलाउ सफिशिएंट टाइम टू द बिडर्स to incorporate the agreed upon changes in the technical proposal and prepare their financial proposal accordingly। यानी कि जब आप उनको कहते हैं कि आप अपने टेक्निकल प्रपोजल में चेंज करें, तो टेक्निकल प्रपोजल चेंज करने की बात होने के बाद आपने उनको काफ़ी सारा टाइम देना है ताकि वो टेक्निकल और फिनेंशियल प्रपोजल अपना तैयार कर सकें और सबमिट करवा सकें। यानी कि नेशनली अगर कंपटीशन है तो 15 दिन, अगर इंटरनेशनली कंपटीशन है तो 30 दिन कम अज़ कम। ये तो हमने पढ़ लिया सी में। हमने पढ़ा 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर, और उसकी स्टेज 1 थी और स्टेज 2 थी। स्टेज 1 में हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ऑफ़र ली, और जब उन्होंने टेक्निकली दी तो फिर हमने उनको कहा कि रिवाइज़ करें अपने टेक्निकल प्रपोजल को हमारी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो जब उन्होंने कहा ठीक है हम एग्री हैं और हम बिड देते हैं रिवाइज़ करके, तो जिन्होंने एग्री किया था कि हम अपने टेक्निकल प्रपोजल को रिवाइज़ करते हैं, तो आपने उनको साथ में कहा कि अपने फिनेंशियल प्रपोजल भी दें। सेकंड स्टेज में पहली स्टेज में आपने क्या कहा, टेक्निकल प्रपोजल दें। सेकंड में आपने डिस्कस करके उनको कहा रिवाइज टेक्निकल करें, टेक्निकल को रिवाइज करें और साथ में फिनेंशियल दें। अब क्या है 2 स्टेज 2 एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर। अब क्या है 2 स्टेज है, पहले था सिंगल स्टेज, फिर क्या हुआ 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर, अब है 2 स्टेज 2 एनवेलप। और 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर में स्टेज 1 थी और स्टेज 2 थी। दोबारा से मैं आपको फिर से स्टार्ट से बताता हूँ। सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप, यानी कि उसमें एक एनवेलप आया था और उसमें दोनों चीज़ें थी। फिर सिंगल स्टेज 2 एनवेलप, 2 अलग अलग प्रपोजल थे, एक पे टेक्निकल एक पे फिनेंशियल प्रपोजल लिखा हुआ था। अब जो दूसरा तरीकाकार था ये तो पहला था, फिर दूसरा जो था वो था उसमें था 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर। पहला सिंगल स्टेज सिंगल एनवेलप,
फिर दूसरा सिंगल स्टेज 2 एनवेलप, तीसरा टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर। और टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर में स्टेज 1 थी जिसमें टेक्निकल सिर्फ कंसीडर किया गया और रिवाइज करने को कहा, और सेकंड स्टेज पे हमने क्या कहा, टेक्निकल रिवाइज के साथ साथ आपने फाइनेंशियल प्रपोजल भी देना है। अब क्या हुआ, टू स्टेज 2 एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर, ये है चौथा। ये कंफ्यूज करेंगे आपको, लेकिन बार बार थोड़ा सा पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन ये बड़े टिपिकल हैं, आपकी इन पे ग्रिप होनी चाहिए, क्लियर आपको पता होना चाहिए। अब टू स्टेज हैं और 2 एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर है, यानी कि स्टेज 1 पे भी 2 एनवेलप्स होंगे, स्टेज 2 पे भी 2 एनवेलप्स होंगे। अब आपने ज़रा गौर से पढ़ना है। फर्स्ट स्टेज में क्या कहता है, द बिड शैल कंप्राइज ए सिंगल पैकेज कंटेनिंग 2 सेपरेट एनवेलप्स, ईच एनवेलप, जैसे पहले हुआ था इसी तरीके से अब क्या करना है, आपने उनसे कहना है कि 2 स्टेज 2 एनवेलप प्रोसीजर में क्या करेंगे कि उनसे एक एनवेलप आएगा जिसके अंदर 2 पैकेज होंगे। एक पे क्या, ईच एनवेलप शैल, पैकेज आपके पास एक आएगा और उसके अंदर 2 एनवेलप होंगे। ईच एनवेलप शैल कंटेन सेपरेटली द फाइनेंशियल प्रपोजल एंड द टेक्निकल प्रपोजल। द एनवेलप सेकंड पे है, द एनवेलप शैल बी मार्क्ड एज फाइनेंशियल प्रपोजल एंड टेक्निकल प्रपोजल इन द बोल्ड एंड लेजिबल लेटर टू अवॉइड कन्फ्यूजन। थर्ड पे क्या आता है, इनिशियली ओनली द एनवेलप मार्क्ड टेक्निकल प्रपोजल शैल बी ओपन, यानी कि सर पहले स्टेज में आपने टेक्निकल प्रपोजल को ओपन करना है। फिर क्या करना है, दी एनवेलप मार्क एज फाइनेंशियल प्रपोजल शैल बी रिटेन्ड इन द कस्टडी ऑफ द प्रोक्योरिंग एजेंसी विदाउट बीइंग ओपन, यानी कि पहली स्टेज पे आपने सिर्फ टेक्निकल को ही खोलना है और फाइनेंशियल को अपने कस्टडी में रखना है, ओपन नहीं करना। 2 स्टेज 2 एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर और फर्स्ट स्टेज का ही पाँचवां जो चल रहा है। The technical proposal shall be discussed with bidders with reference to the procuring agency's technical requirement। अब इन पे भी डिस्कशन होगी कि टेक्निकल आपने क्या दिया। छठे में क्या था, those bidders willing to meet the requirements of the procuring agency shall be allowed to revise their technical proposal following these discussion। जो आपने डिस्कशन उनसे की होगी टेक्निकली कि ये खामियां थी, अब इनको ठीक करें, तो आप उनके डिस्कशन के बाद क्या कहेंगे, बिडर्स नॉट विलिंग, तो जो विलिंग होंगे वो सबमिट करवाएंगे। Bidders not willing to conform their technical proposal to the revised requirements of the procuring agency shall be allowed to withdraw their respective bids without forfeiture of their bid security। यानी bid security को forfeiture किए बगैर वो आप विदड्रा कर सकते हैं जो टेक्निकली रिवाइज नहीं करना चाहते। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, पहली स्टेज में क्या था, आपके पास 2 एनवेलप आए, सिंगल पैकेज आया, उसमें 2 एनवेलप थे, एक में टेक्निकल था, एक पे टेक्निकल लिखा था, एक में फाइनेंशियल। टेक्निकल को आपने ओपन किया और इवेल्युएट किया, अगर डिस्कशन की जिसमें चेंज करनी थी तो फाइनेंशियल प्रपोजल को आपने साइड पे रख लिया, उसको ओपन नहीं किया, और टेक्निकल को जो डिस्कशन करने के बाद आपने कहा कि जो चेंज करना चाहते हैं वो विलिंग है तो वो पार्टिसिपेट नेक्स्ट स्टेज में आ जाएं, अगर नहीं तो विदड्रा कर जाएं। जो नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहते हैं उनके साथ क्या होगा, 8वें नंबर पे, आफ्टर एग्रीमेंट बिटवीन the procuring agency and the bidders on the technical requirements, bidder who are willing to conform to the revised technical specification and whose bids have not already been rejected shall submit a revised technical proposal and supplementary financial proposal according to the technical requirements। देख लें, पहले हमारे पास सिर्फ एक ही फाइनेंशियल प्रपोजल हमने मांगा था, जो पिछली सी स्टेज हमने पढ़ी थी, सी वाला था जो 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर था, हमने टेक्निकल डिस्कस किया, मैं सी की बात कर रहा हूँ, 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर। सिंगल स्टेज पे हमने टेक्निकल को डिस्कस किया, अमेंड करवाने के बाद हमने कहा कि अमेंड भी करें और साथ फाइनेंशियल प्रपोजल भी दें। अब पहले में इन्होंने क्या कहा है, 2 स्टेज 2 बिडिंग प्रोसीजर में उन्होंने एक पैकेज के अंदर 2 भेज दिए और एक पे टेक्निकल लिखा था, एक पे फाइनेंशियल लिखा था। टेक्निकल को आपने ओपन किया, डिस्कस किया, इवेल्युएट किया, और फाइनेंशियल को ओपन किए बगैर आपने रख लिया। अब सेकंड स्टेज में जो टेक्निकली क्वालिफाई हो गए या जिन्होंने डिस्कशन के बाद दोबारा रिवाइज दिया, आपने उनको कहा कि आपने एक तो पहले फाइनेंशियली दिया हुआ है, पहली स्टेज में फाइनेंशियल प्रपोजल आपने दिया है, लेकिन आप जो अमेंडमेंट कर रहे हैं साथ सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल भी दें, इसलिए इसको 2 स्टेज 2 एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर कह रहे हैं, क्योंकि दोनों स्टेज पे फाइनेंशियल, ये फ़र्क है मेन बी में, 2 स्टेज 2 एनवेलप प्रोसीजर, यानी कि पहली स्टेज पे भी 2 प्रपोजल आए थे, एक टेक्निकल एक फाइनेंशियल। दूसरे में जब डिस्कशन के बाद टेक्निकल दिया तो सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल आप मांग रहे हैं, ये याद रखने वाली बात है टिपिकली। रिजेक्टेड शैल सबमिट रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल एंड सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स। 9वें में है, the revised technical proposal along with the original financial proposal and supplementary financial proposal shall be open
अ डेट टाइम एंड वेन्यू अनाउंस्ड इन द एडवांस बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी। अब ये याद रखनी है कि जो टाइम वगैरह दिया है आपने पहले वाली जो फिनेंशियल प्रपोजल थी उसको भी कंसीडर करना है जो आपने ओपन किए बगैर अपने पास रखी थी, और जो सप्लीमेंट्री फिनेंशियल प्रपोजल आया था इन दोनों को आपने ओपन करना है और दोनों में देखना है कि पहले में क्या प्राइस दी थी और सप्लीमेंट्री में इन्होंने क्या प्राइस एक्स्ट्रा चार्ज किया है। Provided that in setting the date for the submission of the revised technical proposal and supplementary price proposal, a procuring agency shall allow sufficient time to the bidders to incorporate the agreed upon changes in the technical proposal and to prepare the required supplementary financial proposal। यानी कि जब जो एग्री हो जाएंगे आपने उनको काफ़ी सारा टाइम देना है ताकि वो अपनी रिवाइज्ड टेक्निकल प्रपोजल और सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल प्रपोजल तैयार कर सकें। 10वें में कहता है The procuring agency shall evaluate the whole proposal in accordance with the evaluation criteria and bid found to be the lowest evaluated bid shall be accepted। अब जब आपने टेक्निकली क्वालिफाई सब हो गए, जब उनका क्राइटेरिया पूरा हो गया तो फिनेंशियल प्रपोजल दो ओपन करने, एक पहले वाला जो पहली स्टेज पे आया था, दूसरा जो सप्लीमेंट्री था। दोनों को जब ओपन करेंगे दोनों की प्राइसेस को देखेंगे, जो लोएस्ट बिडर होगा उसको आप ऑर्डर दे देंगे। सेक्शन 37 है कंडीशंस फॉर यूज ऑफ सिंगल स्टेज, टू एनवेलप, टू स्टेज एंड टू एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर। अब देखें दो चीज़ें हैं, एक तो सिंगल स्टेज, फिर टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर, तीसरा है टू स्टेज टू एनवेलप। ठीक है, टू स्टेज टू एनवेलप, पहली है सिंगल स्टेज टू एनवेलप, फिर टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर। इसने सिर्फ टू स्टेज लिखा है, टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर एंड थर्ड कौन था एंड टू स्टेज टू एनवेलप प्रोसीजर। इनकी कंडीशंस क्या हैं, कब कब ये हम मांगते हैं कि सिंगल स्टेज कब अप्लाई करते हैं, टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर कब अप्लाई करते हैं, और टू स्टेज टू एनवेलप जो बिडिंग प्रोसीजर है जो सबसे कम्प्लेक्स है वो कब अप्लाई करते हैं। यहाँ पे ये इसकी कंडीशन बताया गया कि कौन सा प्रोसीजर कब हम अप्लाई करते हैं। पहला सबसे सादा जो है सिंगल स्टेज वन एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर शैल ऑर्डिनरली बी द मेन ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसीजर यूज्ड फॉर द मोस्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट। अब ये देखें जो मेन आपका है ऑर्डिनरली बी द मेन ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसीजर कौन सा है, सिंगल स्टेज वन एनवेलप। ये याद आपने रखना है, ये जो पहला फिक्रा है इसमें से सवाल बन सकता है, आपने इसको रट्टा लगा लेना है। अदर अप्रोप्रिएट प्रोसीजर ऑफ ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग शैल बी सिलेक्टेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। अब यहाँ पे हालात बता रहा है कि कब आपने कौन सा तरीका अप्लाई करना है। पार्ट ए में कहता है सिंगल स्टेज टू एनवेलप, पहले हमने पढ़ा सिंगल स्टेज वन एनवेलप, अब है सिंगल स्टेज टू एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर शैल बी यूज्ड where the bids are to be evaluated on technical and financial grounds and the price is taken into account after the technical evaluation। यानी कि टू स्टेज टू एनवेलप जो प्रोसीजर है उसमें क्या है, टेक्निकल होता है और फिनेंशियल होता है, और फिनेंशियल को कब कंसीडर करते हैं, जो टेक्निकली क्वालिफाई करता है तब। ठीक है, और आगे चलते हैं। बी में कहता है टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर, यानी कि टू स्टेज जो बिडिंग प्रोसीजर हमने पढ़ा था जो सी पार्ट में आ रहा था पीछे, वो था शैल बी अडॉप्टेड इन लार्ज एंड कम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स। ये बात याद में रखना, टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर किस में हम यूज़ करते हैं, लार्ज एंड कम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स में। आपसे ये सवाल कर सकता है कि लार्ज एंड कम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स में कौन सा बिडिंग प्रोसीजर होता है, तो आपने टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर, सिंपल टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर, इसमें एनवेलप का कोई जिक्र नहीं, टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर ये लार्ज और कम्प्लेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स में यूज़ होता है। वे टेक्निकली अनइक्वल प्रपोजल आर लाइकली टू बी encountered or where the procuring agency is aware of its options in the market, but for a given set of performance requirements where there are two or more equally acceptable technical solutions available to the procuring agency। तो वहाँ पे जो complex और बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर करते हैं। आगे आता है सी में टू स्टेज टू एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर मेथड शैल बी यूज्ड फॉर द प्रोक्योरमेंट where the alternative technical proposal are possible। जहाँ पे टू स्टेज टू एनवेलप प्रोसीजर कहाँ पे, जहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल आर पॉसिबल सच अ सर्टन टाइप ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। यहाँ पे ये याद रखना कि अल्टरनेटिव टेक्निकल प्रपोजल और प्लांट मशीनरी वगैरह के लिए जो होता है टू स्टेज टू एनवेलप प्रोसीजर अप्लाई किया था, और लार्ज और कम्प्लेक्स जो होते हैं प्रोजेक्ट उनके टू स्टेज बिडिंग प्रोसीजर करते हैं, और जो सादा और होता है उसके लिए सिंगल स्टेज वन एनवेलप प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है।
एक्सेप्टेंस ऑफ बिड्स एंड अवार्ड ऑफ प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हमने सारे प्रोसीजर देख लिए कि बिड्स की क्या क्या शक्लें हो सकती हैं। जब टेक्निकली कंसीडर करना है तो टेक्निकल जो क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद फिनेंशियल ओपन करना है, जो लोएस्ट फिनेंशियल ये होगा उसको हमने ऑर्डर दे देना। अब ये देख लिया आपने कि जो भी लोएस्ट था आपने सारी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी कर दी। जो क्वालिफाई होता है, लोएस्ट होता है, जिसकी आपने एक्सेप्ट की है बिड, और उसको आपने ऑर्डर कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, ये फाइनल अगली फेज़ होगी। और जो मुश्किल फेज़ था यही था, जो चारों तरीक़ेकार थे आपने इनको ज़रा ध्यान से लगा लेना है। 38 सेक्शन है एक्सेप्टेंस ऑफ बिड। द बिडर with the lowest evaluated bid, if not in conflict with any other law, rules, regulation or policy of the federal government, shall be awarded the procurement contract within the original और एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ बिड वैलिडिटी। जो बिड की वैलिडिटी है उसके अंदर अंदर आपने उसको कंट्रैक्ट दे देना है जिसकी प्राइस लोएस्ट थी और टेक्निकली क्वालिफाई हुआ था। 39 है परफॉर्मेंस गारंटी। पहले हमने क्या पढ़ी थी, बिड सिक्योरिटी, अब है परफॉर्मेंस गारंटी। वेयर नीडेड एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन द बिडिंग डॉक्यूमेंट, द प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल रिक्वायर द सक्सेसफुल बिडर टू फर्निश ए परफॉर्मेंस गारंटी विच शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द कंट्रैक्ट ऑफ द अमाउंट। यानी कि कंट्रैक्ट के अमाउंट से 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको बताया था जब बिड दे रहे होते हैं तो उस वक्त जो हम सिक्योरिटी मांगते हैं तो वो कहते हैं बिड सिक्योरिटी। जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि तुम ये काम करोगे कि नहीं, जब आपको ऑर्डर देने लगते हैं तो हम उससे एक और श्योरिटी मांगते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, जिसको परफॉर्मेंस गारंटी कहते हैं। परफॉर्मेंस गारंटी जो बाद वाली है वो 10% है, पहले वाली बिड सिक्योरिटी 5% है। ये रट्टा लगा लेना, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। सेक्शन 40 है लिमिटेशंस ऑन नेगोशिएशन। लेट्स सपोज आपने किसी को ऑर्डर दे दिया, तो अब आप किसी से निगोशिएट करना चाहते हैं कि बारगेन करना चाहते हैं, आया कि वो कानून उसकी इजाज़त देता है या नहीं, ये भी सवाल यहाँ से भी आता है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड देयर शैल बी नो निगोशिएशन with the bidder having submitted the lowest evaluated bid or with any other bidder, provided that the extent of negotiations permissible shall be subject to the negotiation issued by the authority। अगर पेपरा ने कोई आपको अथॉरिटी नहीं दी तो आपने उसके अलावा कोई निगोशिएशन नहीं करनी। जो लोएस्ट बिडर है उसको चुप करके आपने ऑर्डर दे देना और ज़्यादा बातें नहीं करनी। 41 है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियल क्या क्या चीज़ रखनी, कॉन्फिडेंशियलिटी। The procuring agency shall keep all information regarding the bid evaluation confidential until the time of the announcement of the evaluation report in accordance with the requirements of the Rule 35। जब तक आपकी कंट्रैक्ट की अनाउंसमेंट नहीं हो जाती, इवैल्यूएशन नहीं हो जाती, तब तक आपने, जब तक आप इवैल्यूएशन नहीं करते तब तक आपने सारे जो बिड्स आपके पास आएंगी वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि किसने बिड दी है, उसकी क्या प्राइस थी या क्या उसका अंतर की कहानी, वो आपने बिल्कुल किसी को नहीं बतानी। सारे डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल रहेंगे। 42 है कि अगर फर्ज किया ये आपने जो बिडिंग का प्रोसीजर था इसको अडॉप्ट नहीं करते तो अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है। बिडिंग में नहीं जाते तो बिडिंग के अलावा परचेज करने का क्या तरीकाकार है। A procuring agency may utilize the following alternative methods of procurement of goods, services and works, namely, ये तरीक़ेकार हैं कि अगर आप बिडिंग में नहीं जाते तो और किस तरीके से चीज़ें परचेज कर सकते हैं। पैटी परचेजेस। Procuring agency may provide for petty purchases where the object of the requirement is below the financial limit of 25,000 rupees। जब 25,000 से कम की परचेजिंग आप कर रहे हैं तो आप पैटी कैश पे कर सकते हैं। सच प्रोक्योरमेंट शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिडिंग और कोटेशन ऑफ प्राइसेस। इसके लिए आपने प्राइसेस वगैरह की कोर्स वगैरह नहीं लेनी सप्लायर से। प्रोवाइडेड दैट द प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल इंश्योर दैट प्रोक्योरमेंट ऑफ provided that procuring agencies shall ensure that procurement of petty purchases is in conformity with the principles of procurement prescribed in Rule 4। जो Rule 4 में आपने तरीक़ाकार दिया गया है उसके हिसाब से करना है। Provided that the procuring agency shall ensure that procurement of petty purchases is in conformity with the principal procurement। जो Rule 4 के हिसाब से आपने सही अप्लाई करना है उसमें। 42 में है अल्टरनेटिव मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, आगे चलता जाता है।
provided further that procuring agencies convinced of the inadequacy of the financial limit prescribed for petty purchases in undertaking their respective operations may approach the federal government for tax enhancement of the same with full and proper justifications. Request for quotations. A procuring agency shall engage in this method of procurement only if the following conditions exist. यानी कि जब आपने 25,000 से 1 लाख की अमाउंट आती है तो आपने सप्लायर से 3 कोर्स लेनी होती हैं। अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट आगे पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट इज बिलो द प्रिस्क्राइब लिमिट, यानी कि 100,000 1 लाख से कम है तो फिर क्या है, प्रोवाइडेड दैट दिस respective boards of an autonomous bodies are authorized to fix an appropriate limit for request for the quotation method of procurement subject to maximum of rupees 500,000 यानी कि 5 लाख की which will become financial limit under this rule। यानी कि अगर कोई ऑटोनॉमस बॉडी है तो वो 5 लाख तक की 3 कोर्ट के साथ परचेज कर सकती है और ये पहले उससे लेगा ऑर्डर। The object of the procurement has standard specification. Minimum 3 quotations have been obtained. The object of the procurement is purchased from the supplier offering the lowest price, provided that the procuring agency convinced of the inadequacy of a financial limit prescribed for the request of quotation। यानी कि 3 quotation उसने लेनी होती है अगर 25,000 से ऊपर होती है। अच्छा जी, दी अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्रोक्योरमेंट नंबर 1 है द कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट इज बिलो द प्रिस्क्राइब लिमिट, जो कि लिमिट कौन सी है 100,000 1 लाख से कम है। प्रोवाइडेड दैट द रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ ऑटोनॉमस बॉडी आर अथॉराइज्ड टू फिक्स एन एप्रोप्रिएट लेवल लिमिट फॉर द रिक्वेस्ट फॉर द कोटेशन मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ रुपीज़ 500,000 विच विल बिकम द फाइनेंशियल लिमिट अंडर दिस रूल। यानी कि अगर कोई ऑटोनॉमस बॉडी है तो 1 लाख की लिमिट को वो बढ़ा भी सकती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के उसमें परमिशन होना ज़रूरी है और इसके लिए फिर फिनेंशियल लिमिट जो है 3 कोर्ट्स के लिए 5 लाख की वो ऑटोनॉमस बॉडी की फिनेंशियल लिमिट बन जाएगी। जबकि नॉर्मली जो है अगर अथॉरिटी किसी ने नहीं ली तो वो 1 लाख की होगी। यानी कि 25,000 तक की पैटी क्या है, 25,000 से 1 लाख तक के लिए 3 कोर्ट सप्लायर से डायरेक्टली आप ले सकते हैं। और अगर 1 लाख से बढ़ती है तो फिर आपने जो ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसीजर में चले जाना है। नंबर 2 है द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट हैज़ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, जो आप चीज़ खरीदना चाह रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड होनी चाहिए। नंबर 3 है वेयर ए चेंज ऑफ सप्लायर वुड oblige the procuring agency to acquire material having different technical specification or characteristics and would result in incompatibility or disproportionate technical difficulties in operation and maintenance, provided that the contract or contracts do not exceed 3 years in duration। इसको दोबारा पढ़ते हैं। वेव a change of supplier would oblige the procuring agencies to acquire material having different technical specifications, कि जब आपने सप्लायर चेंज करना है और उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो मटेरियल की है वो मुख्तलिफ हो सकती हैं और करैक्टरिस्टिक्स या उसकी खसूसियात जो मटेरियल यूज हुआ है, एंड वुड रिजल्ट इन इनकम्पेटेबिलिटी, जिससे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब इनकम्पेटेबल है जो पहले चीज़ यूज हुई थी और जो बाद में लगाएगा, और डिसप्रपोर्शनेट टेक्निकल डिफ़िकल्टीज, और टेक्निकल डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कोई भी काम करने से जिससे ऑपरेशन और मेंटेनेंस वगैरह हो, प्रोवाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट एक्सीड 3 years इन ड्यूरेशन। तो आपने जब आप टेक्निकली सप्लायर चेंज करने की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो इस तरह के जो काम है मेंटेनेंस या ऑपरेशन वगैरह का काम होगा, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं किसी सप्लायर को, लेकिन उसका पीरियड 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो भी इस कंडीशन में कि ये चीज़ आपने प्रूव करनी है कि अगर आप सप्लायर चेंज करेंगे तो ये जो चीज़ मैन्युफैक्चर होगी या जो आपका प्लांट वगैरह है जिस पे काम हो रहा है या जो काम करवाना चाहते हैं वो इससे इफ़ेक्ट होगा। मेंटेनेंस प्रोवाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट्स डू नॉट एक्सीड 3 years इन ड्यूरेशन। नंबर 4 कहता है रिपीट ऑर्डर नॉट एक्सीडिंग 15% ऑफ द ओरिजिनल प्रोक्योरमेंट, यानी कि आप ये भी ऑर्डर दे सकते हैं। जो रिपीट ऑर्डर है वो ये होता है कि 1 साल में, अगर मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया था कि आपने 1 साल में बिडिंग का प्रोसीजर कर लिया है लेकिन वो दोबारा आपको चीज़ चाहिए, तो आपने दोबारा बिडिंग प्रोसीजर में नहीं जाना बल्कि
उसको रिपीट ऑर्डर दे देना है जो पहले क्वालिफाई हुआ था सप्लायर। लेकिन इसकी शर्त ये है कि अगर वो कहे कि कीमत मैं महंगी करता हूँ, पहले वाली कीमत पे नहीं दूंगा, तो जो अगर वो महंगी करता है या उससे ज़्यादा कीमत की शर्त लगाता है, तो वो लिमिट जो है 15% से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज कि पहले उसने 1 लाख की वो चीज़ दी थी, तो आप 1 लाख पे 15% लगाएं तो 1,15,000, तो रिपीट ऑर्डर में उसकी कीमत 1,15,000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 5वें नंबर पे, इन केस ऑफ एन एमरजेंसी प्रोवाइडेड दैट प्रोक्योरिंग एजेंसीज शैल स्पेसिफाई अप्रोप्रिएट फोरा। In case of an emergency, provided that the procuring agency shall specify appropriate for a vested with necessary authority to declare an emergency। यानी कि जो एक emergency की situation हो जाए, फ्लड आ जाए या कोई डिजास्टरस सिचुएशन हो, तो एक competent जो अथॉरिटी वो डिक्लेयर करेगी कि ये हालात हुए, तो वो एमरजेंसी में परचेज कर सकते हैं। नंबर 6 है, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स सर्विसेज और वर्क्स इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी एजेंसी और बॉडी ड्यूली अथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इट्स बिहाफ। तो अगर कोई कीमत फिक्स कर दी जाती है तो उस कीमत से भी आगे उस पे ले सकते हैं, उससे ज़्यादा की कीमत पे नहीं परचेज करेंगे। नंबर 7 है, फॉर द परचेज ऑफ मोटर व्हीकल एंड लोकल ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर और देयर अथराइज एजेंट्स एट मैन्युफैक्चरर प्राइस। यानी कि अगर आपका कोई मोटरसाइकिल वगैरह ख़रीदना चाहते हैं तो वो जो मैन्युफैक्चरर उसका एक ही है, तो फिर भी आप बिडिंग के प्रोसीजर के अलावा उन चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं विदाउट कोर्स वगैरह के कोर्ट लिए या बिडिंग के प्रोसीजर में गया भी गया। डी में कहता है निगोशिएटेड टेंडरिंग। अगर आप बार्गेन करके नेगोशिएट करके टेंडर लेते हैं तो फिर क्या है, ए प्रोक्योरिंग एजेंसी में एंगेज इन नेगोशिएटेड टेंडरिंग विद वन और मोर सप्लायर और कंट्रैक्टर विद और विदाउट प्रायर पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट नोटिफिकेशन। दिस प्रोसीजर शैल ओनली बी यूज्ड व्हेन। तो निगोशिएट कब कर सकते हैं, निगोशिएशन भी आप कर सकते हैं सप्लायर के साथ, 2-3 के साथ। और ये कब आप अप्लाई कर सकते हैं निगोशिएशन के लिए, द सप्लायर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर्ड प्योरली फॉर द पर्पज ऑफ सपोर्टिंग ए स्पेसिफिक पीस ऑफ रिसर्च और एन एक्सपेरिमेंट स्टडी और ए पर्टिकुलर डेवलपमेंट। यानी कि निगोशिएट आप कब कर सकते हैं, जब एक्सपेरिमेंट का है या कोई पीस ऑफ रिसर्च का है या कोई इस तरह का काम हो रहा है, तो आप उनसे बार्गेन कर सकते हैं। नंबर 2 है, फॉर टेक्निकल और आर्टिस्टिक वर्क रीजन्स or for the reasons connected with protection of exclusive rights or intellectual property, the supplies may be manufactured or delivered only by the particular supplier। यानी कि जो चीज़ मैन्युफैक्चरर है वो भी एक अकेला ही है, और जो आपकी आर्टिस्टिक एक उसके पास आर्ट है, इसके अलावा किसी के पास वो चीज़ नहीं जो आपको चाहिए। तो इस तरह की भी सिचुएशन होगी तो आप उनके साथ बार्गेन करके परचेज कर सकते हैं। नंबर 3 है, फॉर द रीजन ऑफ एक्सट्रीम एमरजेंसी brought about by events unforeseeable by the procuring agency, the time limits laid down for open and limited bidding methods cannot be met। यानी कि जब आपका कोई एक्सट्रीम एमरजेंसी है तो भी आप ये प्रोसीजर कर सकते हैं, परचेज डायरेक्ट कर सकते हैं। दी सर्कमस्टांसेज इन्वोक टू जस्टिफाई एक्सट्रीम एमरजेंसी मस्ट नॉट बी एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोक्योरिंग एजेंसी प्रोवाइडेड दैट एनी प्रोक्योरिंग एजेंसी and desirous of using negotiated tendering as a method of procurement shall record its decision and justification in the writing for resorting to negotiated tendering and shall place the same on record। अगर आप negotiation के थ्रू परचेज करते हैं तो ये आपने वजह भी बतानी है, आप negotiate क्यों कर रहे हैं या emergency की कौन सी हालत थी जिसमें आपने ये भी, और ये पूरा का पूरा एक जो competent authority होगी उस पर इंडोर्स करेगी, साइन करेगी, और ये विद प्रॉपर रीज़न उसका एक रिकॉर्ड बनेगा जो परचेज आप कर रहे हैं। 43 है, ऑन अकाउंट पेमेंट के आप चीज़ें ख़रीदते हैं तो उधार पे अगर आपको पेमेंट करने पड़े तो ये क्या कहता है लॉ, ऑल प्रोक्योरिंग एजेंसी शैल मेक प्रॉम्प्ट पेमेंट्स टू सप्लायर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स अगेंस्ट देयर इनवॉइसेस और रनिंग बिल्स विद इन द टाइम गिवन इन द कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच शैल नॉट एक्सीड 30 डेज। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो पेमेंट का प्रोसीजर है वो आपने उधार पे नहीं लेनी, बल्कि जितनी जल्दी हो सके प्रोसीजर के मुताबिक उनको पेमेंट करनी है, और ये जो पेमेंट का पीरियड है वो 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेक्शन 44 है, एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ए प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट शैल कम इनटू फोर्स। यानी कि ये प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसीजर है ये एक मुआहदा होता है, जब मुआहदा हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। फिर नो फॉर्मल साइनिंग ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द डेट
The notice of the acceptance of the bid or purchase order has been given to the bidder whose bid has been accepted. Such notice of acceptance or purchase order shall be issued within a reasonable time. कि अगर आप राइटिंग में कंट्रैक्ट नहीं करते कि ये आपका कंट्रैक्ट हमने दे दिया तुझे, तो जो बिड वो देते हैं और जिस डेट को आप बिड का बताते हैं कि आपकी बिड हमने एक्सेप्ट कर ली, तो ये कंट्रैक्ट यही समझा जाता है कि कंट्रैक्ट हो गया है और उसको विद इन ड्यू टाइम आपने नोटिफिकेशन देना होता है। 44 का पार्ट 2 है, पार्ट बी है, वेयर द प्रोक्योरिंग एजेंसी रिक्वायर्स साइनिंग ऑफ ए written contract from the date on which the signatures of the both the procuring agency and the successful bidder are affixed to the written contract. Such affixing of signatures shall take place within a reasonable time. जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए तो फिर एक दोनों के साइन होने चाहिए। जब दोनों के साइन ज़रूरी हों तो फिर भी आपने वो साइन वाला जो मामला है कंट्रैक्ट है विद इन रीजनेबल टाइम कर लेना है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द कमिंग इन टू फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट is contingent upon fulfillment of certain conditions or conditions, the contract shall take effect from the date wherein such fulfillment takes place. यानी कि अगर आप कंट्रैक्ट को इस शर्त पे डिले करते हैं कि अगर ये चीज़ ऐसे हो गई, अगर हमने ये जो टेंडर है या हमने ये कंट्रैक्ट कर लिया तो ये ऑर्डर आपको चला जाएगा। तो यूँ ही वो कंट्रैक्ट फर्दर जो सब्सिक्वेंट है जिसको आपने कंटीजेंट कंडीशन रख दी है, तो यूँ ही वो वाक़ होगा तो उसका कंट्रैक्ट ऑटोमेटिकली उसके साथ ही हो जाएगा। क्लोजिंग ऑफ कंट्रैक्ट के जब आपके कंट्रैक्ट वगैरह हो गया, परफॉर्मेंस हो गई, तो आपने उसको क्लोज कैसे करना है। नंबर 1, एक्सेप्ट फॉर डिफेक्ट लाइबिलिटी और मेंटेनेंस बाय द सप्लायर और कंट्रैक्टर एज स्पेसिफाइड इन द कंडीशंस ऑफ द कंट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट शैल बी डीम्ड क्लोज ऑन द इशू ऑफ ओवरऑल डिलीवरी सर्टिफिकेट और टेकिंग ओवर सर्टिफिकेट विच विल बी इशूड विद इन 30 days ऑफ द final taking over of the goods or receiving the deliverables or completion of the works, enabling the supplier or contractor to submit final bill and the auditors to do substantial audit. तो कंट्रैक्ट कब क्लोज करना है, जब उसने फाइनल डिलीवरी जो चीज़ें उसने डिलीवर करनी थी, सर्विसेज देनी थी, उसने दे दी, तो आपने विद इन 1 month उसको सर्टिफिकेट देना है जिसमें आपने चीज़ें टेक ओवर कर लेनी है और उसको कंप्लीशन का सर्टिफिकेट देना है ताकि वो फाइनल जो है पेमेंट के लिए बिल अपना इनिशिएट करे और ऑडिट अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसका ऑडिट कर सकें। नंबर 2 में कहता है इन केस ऑफ डिफेक्ट लाइबिलिटी और मेंटेनेंस पीरियड डिफेक्ट लाइबिलिटी सर्टिफिकेट शैल बी इशूड विद इन 30 days ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द सर्ट पीरियड एनेबलिंग द सप्लायर और कंट्रैक्टर टू सबमिट द फाइनल बिल। यानी कि जब अगर वो कोई चीज़ आपने देनी है, उसने कोई डिफेक्ट चीज़ दी है, तो आपने विद इन 30 days उसको क्लेम करना है कि आपने ये चीज़ें डिफेक्ट दी थी, आप ये चीज़ें रिप्लेस करें और फाइनल बिल दें। एक्सेप्ट फॉर अनसेटल्ड क्लेम्स विच शैल बी रिजॉल्व थ्रू arbitration, the bill shall be paid within the time given in the conditions of the contract। जो आपने अगर कोई चीज़ें ख़राब वगैरह हैं तो आपने arbitration यानी कि एक साल से मुकर्रर कर लेना जो इस मामले को देखेगा। तो बाकी पेमेंट का प्रोसीजर जो है, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन लिखी हुई हैं कि इस हिसाब से आपने पेमेंट करनी, तो उस हिसाब से आप उसको पेमेंट करेंगे। विच शैल नॉट एक्सीड 60 days टू क्लोज द कॉन्ट्रैक्ट फॉर फाइनल ऑडिट। अगर आप उसमें कोई कंडीशन वगैरह लिखते भी हैं तो कंडीशन में भी यही शर्त है कि 60 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लेना ऑडिट के लिए, यानी कि आप क्लोज़ करेंगे और 60 दिन तक पेमेंट करेंगे ताकि ऑडिट को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जा सकें। प्लीज़ लाइक करें और इसको शेयर करें दूसरे दोस्तों के साथ, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट्स करें ताकि मैं नेक्स्ट लेसन में इसका आपका जो क्यूरी है वो जवाब दे सकूँ। ये मुश्किल था थोड़ा सा, आई होप कि जो लास्ट वाले सेशन थे मैंने थोड़े स्पीडली ख़त्म करने की कोशिश की क्योंकि मैं भी थोड़ा सा टायर्ड हो गया था, ऑफिस से आया था। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको ज़रा ग्रिप करें इस लेसन को, को, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।